तो हम लोगों को क्लास चल रहा है, पीछे हम लोग पढ़े लाइव प्रोसेस में, पहले न्यूट्रिशन पढ़े, न्यूट्रिशन का टाइप पढ़े, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और फिर इसके बाद कुछ विशेष रहा तो उसको भी जोड़ा गया। नेक्स्ट जो दूसरा लाइव प्रोसेस जो रेस्पायरेशन में पहले सेलुलर रेस्पायरेशन पढ़े, जो सेल के अंदर होता है, उसमें ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना और अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड का बनना, एनर्जी का रिलीज होना, ये सेलुलर रेस्पायरेशन के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद कुछ ऐसे भी पॉइंट आपको बताए गए कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेटरी रेट में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई। इसके बाद अगले स्टेप पे हमने लिया ह्यूमन रेस्पिरेशन। ह्यूमन रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सिस्टम लिया गया, उनके सारे जो ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शन और उनकी लोकेशन आपको हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। नेक्स्ट जो क्लास है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, या ऐसा कह लीजिए वो सेलुलर रेस्पिरेशन है, वो कॉमन है, प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में या हायर ऑर्गेनिज्म में एक प्रोसेस ब्रीदिंग का होता है, उसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन है, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। इसमें सेल लेवल नहीं है, लेकिन गैसों का लेना और देना दोनों शामिल होता है, इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एटमॉस्फेयर के बीच में जो हवा का लेना और देना दोनों प्रोसेस होता है, उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। और ये ब्रीदिंग ह्यूमन बीइंग में होता है। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपको बताए गए हैं उनका अपना पर्टिकुलर फंक्शन है, उसमें हमने बताया है कि नसल कैनाल से होते हुए म्यूकस में ट्रैप हो जाता है, पार्टिकल होता है, प्योर एयर लंग्स तक जाती है, वो सारी चीज़ें आपकी ब्रीदिंग मैकेनिज्म में आती हैं। तो वही इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को हम एक साइंटिफिक टर्म दे दिए, टेक्निकल टर्म दे दिए। उसमें पहला प्रोसेस होता है इंस्पायरेशन, दैट इज इनटेक ऑफ एयर बाय रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसमें हवा को हम अंदर लेते हैं। अब ये अंदर लेने का जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं कि हमारे जो चेस्ट बोन होती है, चेस्ट बोन पहले सामने से जो होती है उसको स्टर्नम बोलते हैं, और स्टर्नम से ऐसे कर्व बोन्स निकली होती हैं, इनको हम बोलते हैं रिब्स, और ये जाकर के पीछे वर्टिब्रल कॉलम से मिली होती है, तो ये गोला बनता है, केज टाइप स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं रिब केज, अस्थिपंजर बोलते हैं इसको। अब रिब केज के अंदर ही आपके दोनों लंग्स पाए जाते हैं। लंग्स इसके अंदर पाया जाता है। तो पहला जो प्रोसेस होता है इंस्पायरेशन का, दैट इज इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। उस केस में क्या होता है कि रिब्स जो होती हैं इनके अंदर बीच में इंटरकास्टल मसल पाई जाती है, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिब्स ऊपर उठ जाती है, रिब्स मूव अपवर्ड। और एक और एसेसरी ऑर्गन होता है कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर नीचे की तरफ, जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। रिब्स और डायफ्राम मिल करके इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के प्रोसेस में मदद करते हैं। तो रिब्स मूव अपवर्ड, और ये जो डायफ्राम होता है ये गुंबद के आकार का होता है, डम शेप होता है, और जब इनहेलेशन करना होता है तो ये स्ट्रेट हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। तो जब ये स्ट्रेट हो गया, रिब्स ऊपर उठ गई, तो अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेस। जब इंक्रीजेज होगा वॉल्यूम, तो जितनी हवा थी लंग्स में उसके लिए स्पेस बढ़ जाएगा। स्पेस बढ़ जाएगा तो अंदर का जो एयर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। देन एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स इज डिक्रीजेस इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर। बाहर वाले प्रेशर से अंदर का प्रेशर कम हो गया। देन एयर मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ड्यू टू दिस डिफरेंस इन प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर अंदर चला आता है। फिर इसके बाद एक दूसरा प्रोसेस कहा गया एक्सहेलेशन ऑफ एयर।
वही रिब्स बहुत देर तक ऊपर नहीं रह सकती, आप सांस खींच करके रोके नहीं रह सकते, फिर वो रिब्स नीचे आती है दूसरे प्रोसेस में, और डायफ्राम जो होता है वो अपने पुराने शेप में आ जाता है। इस केस में क्या हुआ कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम रिड्यूस कर गया, घट गया। जब वॉल्यूम घट गया और लंग्स में आपने हवा भर दिया है तो अंदर का एयर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा इन कंपेरिजन टू एयर प्रेशर आउटसाइड, तो अंदर से एयर मूव करके बाहर चली जाती है। तो ये दो प्रोसेस होते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। पहले वाले में बताया गया कि रिब्स मूव अपवर्ड एंड डायफ्राम बिकम स्ट्रेट, सो द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity is increases and the air pressure inside the lungs is decreases in comparison to atmospheric air pressure, so the air move from outside to inside due to this pressure gradient या difference in pressure। दूसरा हुआ कि इन एक्सपायरेशन में कि मूव कर डाउनवर्ड मूव करती हैं दोनों रिब्स जो होती हैं, एंड डायफ्राम रिस्टोर इट्स ओरिजिनल कंडीशन, ओरिजिनल शेप अपने पुराने शेप में आ जाता है, एंड वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity decreases and air pressure inside the lungs is increases in comparison to atmospheric air pressure, then air move from inside to outside। ये दो प्रोसेस हो गए। अब हवा अंदर आ गई आपके लंग्स में। लंग्स के अंदर ये बताया गया कि जब अल्वियोलाई का जहां इंड होता है, टर्मिनल पोर्शन होता है, वहां पर छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम अल्वियोलाई कहते हैं। एक को देंगे तो आप इसको अल्वियोलस कहेंगे। तो अल्वियोलस में एयर भरा हुआ है। अब अल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन होती है, लेयर जो होती है बहुत पतली होती है, मेम्ब्रेनस होती है, एंड दैट इज रिच इन ब्लड सप्लाई। इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और उसमें ब्लड बॉडी से आता है और वापस भी जाता है। लगना इसके अंदर पाए जाते हैं ये अल्वियोलाई है। तो अल्वियोलाई में एयर आया हुआ है। इसकी मेम्ब्रेन जो होती है बहुत थिन होती है, लेकिन ब्लड सप्लाई से रिच होती है, और यहाँ एयर आई हुई है। अब एक चीज और हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में ये कहा गया कि गैस डिफ्यूज आर मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जो ब्लड इस वेसल्स में आया हुआ है बॉडी से, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता है, हाई कंसंट्रेशन में है, और ऑक्सीजन कम है। और जो एयर आपने इसमें भरा हुआ है उस एयर में ऑक्सीजन तो टोटली 21% है और इस ब्लड में नहीं है, तो बाहर से ऑक्सीजन मेम्ब्रेन को पार करके डिफ्यूज करके ब्लड में चली जाती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो गया, ऑक्सीजन ब्लड में चली गई ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हायर क्लास में जाएंगे तो इसको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो प्रेशर वो क्या कहते हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण डिफ्यूजन प्रोसेस से चली गई ऑक्सीजन गैस ब्लड में। और सेम उसी तरह से जो ब्लड बॉडी से आया हुआ है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अधिक है, और जो एयर आपने लिया है उसमें केवल 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो ब्लड में है उसमें कम से कम 0.47% है। तो उस प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल करके अल्वियोलर एयर में आ जाती है। तो इनहेलेशन के बाद ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ और फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, फिर एक्सहेलेशन हुआ तो एयर के साथ वो बाहर चली गई। अब इसमें एक टर्म आता है एक्सहेलेशन और इनहेलेशन समय, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल एयर। Then air remain present in the alveoli after expiration। जब आपने सांस छोड़ दिया उस समय क्या अल्वियोलाई एकदम पूरी तरह खाली हो जाती है? ऐसा नहीं होता, इसके अंदर एयर बनी रहती है, उसी को बोला जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। एयर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द अल्वियोलाई आर लंग्स आफ्टर फोर्सफुल आर नॉर्मल एक्सपायरेशन। जब हम फोर्सफुल करें चाहे नॉर्मल कहें, कुछ मात्रा
एयर की यहाँ पर रहती है, इसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। अब काम क्या है, अंदर क्या पड़ जाता है, अगर पूरी तरह से खाली हो जाएगा तो जब तक फिर अगला इनहेलेशन नहीं होगा तब तक के लिए वो जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है वो रुक जाएगा। तो इसमें एयर रहता है और गैसियस एक्सचेंज का काम चलता रहता है, उसमें रुकावट नहीं आती है। रेजिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट प्रेजेंट इन द alveoli आफ्टर एक्सपायरेशन and it is necessary or needed for continuation of gaseous exchange। गैसियस एक्सचेंज के लिए ये जरूरी है कि लगातार चलता रहे, तो उसमें ये हेल्प करता है। 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आता है, बुक में इसको बताया गया। तीसरा हो जाता है, अब ब्लड में चला गया ऑक्सीजन और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एयर में आया, एयर तो बाहर चला गया, तो 2 प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। एक तो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को ले आकर के यहाँ अल्वियोलाई तक पहुंचाना, और दूसरा ऑक्सीजन को अल्वियोलाई से ले जाकर के टिश्यू तक पहुंचाना। तो ये ट्रांसपोर्ट कौन करता है? तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मैकेनिज्म होता है। मोस्टली जो हायर ऑर्गेनिज्म है या ह्यूमन बीइंग में देखें तो ब्लड के अंदर जो आपकी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनके सरफेस पे एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के पास एफिनिटी होती है ऑक्सीजन से जुड़ने की, तो ऑक्सीजन से ये जुड़ जाता है। हीमोग्लोबिन कंबाइंड विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन Hb+O2 Hb(O2), इसी को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, और फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के बाद ब्लड जब गया वापस तो टिश्यू तक जाता है, फिर इनका डिसोसिएशन हो जाता है वहां पहुंच करके Hb(O2) Hb+O2, ये टिश्यू में ले लिया जाता है, और ये जो हीमोग्लोबिन होता है तो ये आपका डिसोसिएट हो गया, हीमोग्लोबिन फिर खाली हो गया। फिर यही हीमोग्लोबिन उधर से जब वापस आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है, HbCO2 बन जाता है, जिसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। लेकिन वो बहुत कम मात्रा में, केवल 7% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। ज्यादातर परसेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर के होता है। प्लाज्मा के साथ अधिकतम मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की डिजॉल्व होकर के टिश्यू से अल्वियोलाई तक आता है, और अल्वियोलाई से अधिकतम मात्रा ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से जुड़ करके टिश्यू तक पहुंचती है। इस तरह से हीमोग्लोबिन एक हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब आपसे पूछा जाए हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, तो जिसका हीमोग्लोबिन घट जाता है उसके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी, जल्दी चलेगा तो हांफने लगेगा, कमजोरी महसूस होगी। इसलिए हीमोग्लोबिन को मेंटेन करना जरूरी होता है। ये एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन का जो रेट होता है, हम जो एक पर मिनट लेते हैं, यूनिट उसकी बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट जो होती है वो अलग अलग तो एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग पाई जाती है, लेकिन यहाँ ह्यूमन बीइंग का आपको देखना है, दैट इज द नंबर ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन पर मिनट। 1 मिनट में कितना होता है, तो ये एवरेज निकाला गया है 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में जो आपका रेस्पिरेशन रेट है 15 से 18 है। ये नॉर्मल वे में बताया गया है। अगर आप दौड़ने लगेंगे, कूदने लगेंगे, तो ये रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर जाती है, या सो जाएंगे तो ये कुछ नीचे भी आ सकती है। एक्टिव स्टेज में जो नॉर्मल एवरेज है, एवरेज लिया गया है, वो इतना होता है। तो इस तरह से रेस्पिरेशन के सारे स्टेप्स जो अपने टेक्स्ट बुक में या सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, उसको हमने कवर कर दिया। इसका नोट भी आपको जल्दी देंगे, उसको लिखिएगा और पढ़ करके वीडियो देख कर ठीक से समझेंगे। जहाँ कोई कठिनाई होगी वो मस्तराज आचार्य जी नंबर दिए हैं, उस पर आप लोग कर सकते हैं। इस तरह से
अगला हम लोग रीड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, अगला लाइफ प्रोसेस। धन्यवाद।